जय हिंद। जैसा कि हम पिछली क्लास में देख रहे थे कि हमने रणथंभौर पर जितने शासक हुए, सर ने आपको पिछली क्लास में बताया कि रणथंभौर के जितने भी शासक हुए उन सभी के बारे में पिछली क्लास में डिस्कस किया जा रहा है। आज हम उसी कड़ी में रणथंभौर और मोटा मोटी कहा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध अभियानों के बारे में देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के कौन से महत्वपूर्ण युद्ध अभियान थे और विस्तार रूप से आज हम रणथंभौर के हमीरदेव चौहान को पढ़ेंगे। उसके बाद में आज हम एक ओवरव्यू लेंगे कि उसके अभियानों का, जैसे कि उसके अभियान सिवाना में, जालौर में उसके युद्ध अभियान, और चित्तौड़ पर उसका चित्तौड़ पर विजय, सिवाना पर विजय, जालौर पर विजय, रणथंभौर पर किस तरह विजय की गई, इन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। रणथंभौर पर विजय और अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल जो है वो 1296 से लेकर 1316 1296 से लेकर 1316 यानी कि 20 साल तक इसका कार्यकाल रहा। और इन कार्यकाल में और इस शासनकाल में इसने किन किन युद्ध अभियानों को और किन किन क्षेत्रों पर विजय की, उसके बारे में आप देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक, उसकी एक ही मंशा, उसकी एक ही आकांक्षाएं, एक ही आकांक्षा थी उसकी कि कैसे भी हो बस मुझे सिकंदर सानी बनना है, मुझे दूसरा सिकंदर बनना है। जिस तरह सिकंदर ने एक लक्ष्य लिया था कि मुझे पूरी पृथ्वी को जीतना है, लगभग लगभग कर ही लिया था उसने, भारत के इस पार नहीं आया वरना कर देता। उसी तरह अलाउद्दीन खिलजी के भी मन में थी कि मुझे सिकंदर सानी बनना है, दूसरा सिकंदर, संपूर्ण पृथ्वी को जीतना है। तो जब उसे बेसिकली कहा जाए कि जैसे हम तैयारी करते हैं तो हमें भी पहले ये देखना पड़ता है कि सिलेबस क्या है, क्या चीज़ें आवश्यक होनी चाहिए। तो उसने ये देखा कि यार क्या चीज़ें लगती हैं, क्या क्या चीज़ें आवश्यक है और क्या क्या चीज़ों पर जोर दिया जाना चाहिए। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं सिकंदर सानी बनने का सपना, तो उसे किसी ने बताया कि आपको सबसे पहला जो स्ट्रेटेजिक या आपको एक अपनी सेना को जब मजबूत करना है तो आपको घोड़ों की आवश्यकता, अच्छी नस्ल के घोड़े। जहाँ पे आपको दिखाया जाए कि घोड़ों की आवश्यकता, तो उसके सेनापतियों को उसने आदेश दिया कि कौन सी ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे मुझे तीनों ही चीज़ें, जैसे कि मान लीजिए हम बात करें कि घोड़ों की, अच्छी नस्ल के घोड़े, धन की, और बात की जाए सेना की, तो उसने कहा कि कौन सी जगह है जहाँ पे इस तरह की चीज़ें हमें संपूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए। तो किसी ने कहा कि गुजरात, गुजरात में आपको सब कुछ मिल जाएगा, वो प्रभुत्व संपन्न देश है। गुजरात अपने आप में जो है भरा पूरा है, वहाँ के लोग संपन्न हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है, घोड़े आपको अच्छी नस्ल के मिल जाएंगे, धन उनके पास भर भर के है। तो अलाउद्दीन खिलजी अपने सेनापतियों को आदेश देता है क्या गुजरात पर ही चढ़ाई कर दी जाए ना, गुजरात की तरफ ही चला जाए। तो कि गुजरात के बीच में और अपने बीच में क्या क्या क्षेत्र पड़ रहे हैं। तो सेनापतियों ने दिखाया कि भाई मैप में देखो आप कि भाई इधर से पड़ेगा तो दिल्ली के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद में राजस्थान सबसे बड़ा, और उसके बाद कहीं जाके हम गुजरात पहुंचेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि ठीक है, एक काम करो, ये जो राजस्थान में जितने राजा हैं या गुजरात तक पहुंचने के जो मार्ग हैं जिनमें जो राजा पड़ते हैं उनसे संपर्क बनाओ और उनको जो है संदेश भिजवा दो कि सेना को यहाँ से निकलना है और आप लोग अपनी व्यवस्था देख लो। ठीक है, भिजवा दिया गया। उसके बाद में जब पहले रणथंभौर वाले के पास संदेश गया तो रणथंभौर ने सीधा साफ मना कर दिया कि हमारे तरफ से तो
पक्की पक्की ना है जी, हमारी तरफ दिख मत जाना। तो क्या ठीक है। सेनापतियों ने दूसरी तरफ एक सिवाना और जालोर पड़ते हैं। तो सेनापतियों ने कहा कि क्यों ना यार सिवाना और जालोर से वो लिया जाए, वो रास्ता भी सीधा है, एकदम अपन डायरेक्ट गुजरात पहुंच जाएंगे। तो सिवाना और जालोर की तरफ जब ये बढ़े तो सिवाना और जालोर वालों ने कहा कि इधर मत दिख जाना, टांगे तोड़ दूंगा, हमें तो वैसे ही पसंद नहीं है मलेच। तो क्या सिवाना वालों से भी इनकी खास बनती नहीं थी, क्योंकि सिवाना वाले, आप कानड़ देव सोनगरा का यहाँ पे रास्ता आप देख रहे हो 1311 से लेकर 12, तो कानड़ देव सोनगरा की कोई खास कोई बनती नहीं थी उसको, वो पसंद नहीं करता था इन लोगों को। फिर उसने लास्ट में देखा कि इसके सेनापतियों ने कि यार अब कौन सी जगह बची है जहाँ से जाया जा सकता है। तो उन्हें पता चलता है कि यार चित्तौड़ भी तो है एक रास्ता, तो चित्तौड़ से जाया जाए। तो चित्तौड़ में जाने की उनके पास, चित्तौड़ के पास भी आया हुआ था संदेश कि यार वो इधर से निकलना चाहते हैं। चित्तौड़ ने साफ साफ बोला भैया पैसे दे दो और चले जाओ, और तो पैसे दो और निकल जाओ। तो क्या यार मैं राजा हूँ, अरे तो राजा क्या करेगा भैया, हम भी राजा हैं। चित्तौड़ वालों ने सीधा कहा। उस टाइम चित्तौड़ में जो राजा थे वो समर सिंह थे, तो समर सिंह ने सीधा सीधा कहा कि तुम राजा हो तो हम भी राजा हैं, और दिल्ली से बड़े राजा हैं हम, तो दिल्ली से बड़ा क्षेत्र है हमारे पास। तो कोई ठीक है भाई, इनको जितना धन चाहिए उनको दे दो, और जितना टैक्स ले रहे हैं ले रहे दो, बाद में देखेंगे, अभी चलने दो, अपने को गुजरात पहुंचना है। ठीक है साहब, बात आई गई होगी। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी से टैक्स ले लिया उन्होंने और सेना को गुजार दिया। ठीक है। अब जैसे ये गुजरात पहुंचते हैं तो गुजरात में उस समय जो शासक था वो कर्ण सिंह बघेला था। तो कर्ण सिंह बघेला को जब इसके जो सेनापति हैं, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि इसके सेनापति हैं मोहम्मद शाह, उलुग खां और नुसरत खां, इन तीनों को इसने गुजरात अभियान पर भेजा। गुजरात अभियान में इन तीनों ने कर्ण सिंह बघेला को हरा दिया, और कर्ण सिंह बघेला को हराकर गुजरात को भर भर के लुटाया। घोड़े, धनन, जो मिल सकता है, औरतें, सब जो कि इनकी आदत है वो सब लुटाए। उसके बाद में ये क्या हुआ कि जैसे ये लूट के माल को जो है, इन्होंने कहा कि अब यार लूट तो लिया ही सही, अब जाने का रास्ता कौन सा है। तो के जाने के रास्ते पे इन्होंने देखा कि मोहम्मद शाह एक सुझाव देता है कि यार क्यों ना अपना जो है सिवाना से होकर चलता है, और इधर से अपने को वो सीधा भी पड़ेगा, और ये सिवाना वाले ज़्यादा कुछ बोलेंगे भी नहीं, इनको पता चल गया होगा कि अपने चित्तौड़ से आए हुए हैं। जब चित्तौड़ वाला ही कुछ नहीं बोल रहा है तो अपन क्या बोलेंगे। तो सिवाना वालों को संदेश चला गया होगा, वो समझ गए होंगे, और अब चलते हैं, अब कोई कुछ नहीं करेगा। असल में मोहम्मद शाह का जो है यहाँ पे ये रणनीति थी कि मोहम्मद शाह चाहता था कि मैं अलाउद्दीन खिलजी की जगह पर दिल्ली में राज करूँ, उसकी मंशा थी। हालांकि इतिहास में कुछ और कारण भी मिलते हैं कि भाई मोहम्मद शाह का जो है अलाउद्दीन खिलजी की वाइफ से चक्कर वगैरह चल रहा था, कुछ आपस में चैटिंग वेटिंग कर रहे थे, कुछ चल रहा था मामला, तो ऐसा कहते हैं इतिहास में। पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन ठीक है, वो भी चीज़ थी। लेकिन एक मोहम्मद शाह के मन में ये एक बात थी, वो किस वजह से आई, लेकिन थी उसके मन में कि अलाउद्दीन खिलजी को हटाना है और राजा अपने बनना है, भाई साहब राजा मैं ही बनूंगा। तो उसने बड़ी गहरी चाल खेली कि यहाँ से सिवाना लेकर जाऊंगा, सेना को, धन को, और जो भी लूट का माल है वो सब लेके जाऊंगा, और सिवाना वालों से इन दोनों की हत्या करवा दूंगा, उलूग खां और नुसरत खां की, इन दोनों को मरवा के और दिल्ली जाऊंगा, और दिल्ली से जो है दिल्ली पे अलाउद्दीन खिलजी पर चढ़ाई करके और अलाउद्दीन खिलजी को हरा दूंगा, और खुद दिल्ली की गद्दी पे बैठ जाऊंगा। इसी योजना को क्रियान्वित करने के लिए वो इन्हें सिवाना से निकालने की कोशिश करता है। लेकिन क्या होता है ना कि जब आप कोई रणनीति बनाते हो तो ऐसा तो है नहीं कि बात सबसे छिप जाए।
तो कैसे भी करके इन दोनों को पता चल जाता है, उलूग खां को और नुसरत खां को, कि सामने वाला चीटिंग कर रहा है, गेम खेल रहा है अपने साथ में, अपने दोनों को मरवाना की साजिश है और ये मरवा भी देगा। तो अब यहाँ क्या है, इनके बीच में टसल हो जाती है यहाँ पे। अब ये होता है कि टसल होती है तो उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है, मोहम्मद शाह को। ये दोनों तो निकल लेते हैं कि भैया इसको छोड़ो और निकल जाओ, क्योंकि मोहम्मद शाह जो है ना साफ साफ बोल देता है कि भैया मैं तो 1 रुपया नहीं दे रहा, ना लूट का कोई माल तुम्हारे को दूंगा, और तुम यहाँ से नहीं भागे, दोनों को मार दो। ये दोनों भागकर जो है दिल्ली पहुंच जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के पास, और मोहम्मद शाह बेचारा यहाँ पे माल के साथ में रह जाता है। अब उसको वो धर्म संकट में पड़ जाता है कि अगर सिवाना जाऊंगा तो कानड़ दे सोनग्रा मार देगा, चित्तौड़ जाऊंगा तो समर सिंह मार देगा, अब करूँ तो करूँ क्या। उसको बाद में कोई बताता है कि आप जो है राजस्थान में एक ही बंदे के पास जाओ जो आपको अच्छी सिक्योरिटी देगा, वो शरणागत में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटता। उसका एक ही काम है, वो जो है रघुवंशी है और रघुवंशियों की नीतियों का पालन करता है कि शरणागत में आए हुए व्यक्ति के लिए अगर जान भी देनी पड़े तो दी जाए। तो के कौन है, तो के वो है रणथंभौर का शासक हमीर देव चौहान। कौन, रणथंभौर का शासक हमीर देव चौहान। ठीक है साहब, तो ये क्या करता है कि बोरियां बिस्तर लपेटता है, जो भी धनवन है सब लपेट के रणथंभौर पहुंच जाता है। और रणथंभौर पहुंचते ये और इसके साथ में एक और व्यक्ति के अब्रू नाम का, आगे हम देखेंगे उसके बारे में, उसके बाद उसका भी नाम है। तो ये और के अब्रू दोनों ही जो है माथे उसके दरवाजे पे सर पटक देते हैं कि साहब काले गाय हम तो, हमें बचा लो नहीं तो आज मारेगा वो। तो क्या आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया, क्या बात हो गई, कि ये बात है, ऐसे ऐसे बात हुई। तो अब ये हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी को जब ये बात पता चली कि यार मोहम्मद शाह ने एक तो पहले तो चीटिंग की और उसके बाद में धोखा दे करके पूरा माल लूट करके, पूरे जो जितना धन था, लूट का जितना माल था वो सब लूट करके रणथंभौर जाके बैठ गया, और इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। रणथंभौर के पास में संदेशा भिजवाया गया कि ये दोनों जो व्यक्ति हैं इनको वापस भिजवा दो। कह तो कौन दोनों, कि मोहम्मद शाह और के अब्रू, मोहम्मद शाह और के अब्रू को तो वापस भिजवा दो। तो इधर से हमीरदेव चौहान लिख के भेजते हैं कि ये मेरे शरण में आ गए हैं, सॉरी अब कुछ नहीं हो सकता। अगर ये कहते हैं कि हम लोग लड़ाई करके आए हैं और हम लोगों को तुम्हारा भी राज्य जीतना है, तो फिर कोई और बात हो सकती थी, लड़ाई हो सकती, झगड़ा हो सकता। ये मेरी शरण में आ गए, इन्होंने कहा है कि भाई बचाओ, तो अब इसकी तो शरणागत की रक्षा तो करनी पड़ेगी ना, वचन से पीछे नहीं हट सकते। मैं दोनों को वचन दे चुका हूँ कि तुम्हारी रक्षा मैं ही करूंगा, अब चाहे विजय हो या वीरगति। तो क्या ठीक है, ठीक है, तो पक्की बात है। अलाउद्दीन खिलजी पूछ रहा है कि भाई पक्की बात है क्या, हाँ पक्की बात है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ कारण जान लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो है उसके क्या कारण थे रणथंभौर पर आक्रमण करने के। एक मोटा मोटी हम बात जान लेते हैं। सबसे बड़ी जो कारण की बात थी वो तो आप देख ही रहे हो कि मोहम्मद शाह और के अब्रू को शरण दे दी, ये प्राइमरी है, कि ये अग्रिम कारण है। उसके बाद में क्या होता है, आदमी को अपने पिछले पाप कर्म भी याद आ जाते हैं। तो इसके चाचा की बात याद आ गई इसको कि यार मेरा चाचा भी इस दुर्ग पर चढ़ाई करने गया था, इसने जो है बड़ी बेइज्जती की। तो उसको वो भी याद आ जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी का भी एक असफलता का बदला लेने के लिए, कि जलालुद्दीन खिलजी भी इस दुर्ग पे आया और फिर बाद में कह के चला गया कि भाई मैं तो ऐसे 10 किलो को जो है दाढ़ी के बाल के बराबर समझता हूँ, यही है अंगूर खट्टे होते हैं, तो फिर इसी तरह बोला था। तो जलालुद्दीन खिलजी की असफलता का बदला, मोहम्मद शाह और के अब्रू को शरण, और तीसरा जो है
एक मोटा मोटी कारण ये है, और ये सभी में कॉमन है, आप चाहे कहीं भी लिख दो, कि साम्राज्यवादी या साम्राज्य विस्तार की नीति। किसी भी राजा के बारे में अगर आपको ये कारण लिख दोगे, कहीं कोई गलत नहीं मानेगा, क्योंकि सबके माइंड में एक ही बात होती है, कैसे भी करके साम्राज्य को बढ़ाया जाए, विस्तार किया जाए, जितना बड़ा साम्राज्य उतना बड़ा राजा। तो तीसरा कारण मोटा मोटी ये है। अब होता क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी इसको अंडर एस्टिमेट करता है और दोनों को भेज देता है। अपने जो दोनों सेनापति भाग कर आए थे, इनको बोला कि अब जैसा है, अब हुई जो तो हुई, अब जो है आप जाओ और इनको वापस लेके आओ, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो दोनों चाहिए, मोहम्मद शाह और केवरू लूट का माल चाहिए, और हमीर देव से माफ़ी चाहिए, या फिर हमीर देव ये कहे कि भाई साहब लेके जाओ, मेरा तो कोई मतलब नहीं है, सॉरी गलती हो गई। तो क्या ठीक है। अब होता यह है कि हिंदवाड़ घाटी का युद्ध बनास नदी के किनारे होता है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भेजे गए सेनापति नुसरत खां और उलुग खां इसमें शामिल होते हैं अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से। और हमीर जो है अपने दोनों सेनापतियों को भेजता है, बड़े काबिल सेनापति होते हैं दोनों, धर्म सिंह और भीम सिंह। धर्म सिंह और भीम सिंह, इनके बारे में ये कहा जाता है कि भीम सिंह जो व्यक्ति है, इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को भगा भगा के मारा था बनास नदी के किनारे, बहुत बुरी तरह से। धोती खुल गई थी इनकी, इनको पता नहीं चल रहा था किधर भागे, इधर जाए तो इधर सेना, इधर जाए तो इधर सेना, बहुत बुरी तरह से हारा था। और इनको हराते हराते, इनका पीछा करते करते बहुत आगे निकल जाता है, इतना आगे निकल जाता है कि सेना पीछे छूट जाती है, और भीम सिंह इनका पीछा करते करते बहुत आगे निकल जाता है। जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना को पता चलता है, नुसरत खां उलुग खां को पता चलता है, तो ये दोनों भीम सिंह को पकड़कर उसकी हत्या कर देते हैं। हालांकि हमीरदेव चौहान के द्वारा भेजे गए दोनों सेनापति इस युद्ध को जीत लेते हैं, लेकिन हमें कैजुअलिटी होती है भीम सिंह की, भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है, वहां पे इसे मार दिया जाता है। जब धर्म सिंह अपने हमीरदेव चौहान के पास में संदेशा भिजवाता है कि हाँ युद्ध सफलतापूर्वक जीत लिया गया, लेकिन जो है हमने अपने काबिल सेनापति को गवा दिया है, या हमारे काबिल सेनापति की क्षति हो गई, वो रणखेत हो गए हैं, उनकी वीरगति हो गई। हमीरदेव सोचता है यार भीम सिंह इतना कमजोर तो नहीं हो सकता, ऐसे कैसे मार दिया गया। उसके मन में बात आ जाती है, पीछे से दो एक भड़काने वाले जरूर होते हैं, आप कभी भी देख लीजिए, किसी भी राजा को पीछे से जो है कान भरने वाले होते हैं। तो उन्होंने कह दिया कि ये सब जो है धर्म सिंह की चाल है, ये अकेला ही जो है, और ये मरवा दिया इसने, और ये उनसे मिला हुआ है, और ये अकेला ही चाहता है कि राज्य जीत लिया जाए। हमीरदेव चौहान को समझ में आ जाती है ये बात, उसको लगता है कि यही सही है, तो वो जो है धर्म सिंह की आंखें फोड़वा देता है, अंधा कर देता है इसे। राजाओं की इसी कच्चे कान का होना, या किसी भी व्यक्ति का कच्चे कान का होना, उसकी हार का बड़ा कारण होता है। इसी तरह हमीरदेव चौहान की भी एक हार का कारण कहा जाए तो ये भी अपने ही व्यक्तियों की हत्या, क्यों अपने ही व्यक्तियों को अपने अगेंस्ट कर लेना, अपने विरोध में कर लेना। अब होता क्या है कि जैन दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी, यहां तो ये जीत जाते हैं, लेकिन जैन दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी जैन दुर्ग को अपना कर लेता है। जैन दुर्ग जो है वो इतिहास में कहा जाता है कि रणथंबोर दुर्ग की चाबी है, कुंजी है। अगर आपने जैन दुर्ग को जीत लिया तो आपने रणथंबोर को जीत लिया, यह मान लीजिए आप। जैन दुर्ग के बारे में ये कहा जाता था। खंडार की तरफ पड़ता है ये, सवाई माधोपुर में। उसके बाद में हम देखते हैं कि अलाउद्दीन का रणथंबोर अभियान। जब अलाउद्दीन को ये बात समझ में आ जाती है कि यार हमीर जो है छोटा मोटा राजा तो नहीं, खुद ही जाना पड़ेगा,
तो इन दोनों से कहता है कि मैं आ रहा हूँ, तुम कहीं मत जाना, सेना लेकर मैं आ रहा हूँ। तो रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी चढ़ाई कर देता है 1301 में। और 1301 में उलुग खां और नुसरत खां जो दोनों सेनापति अलाउद्दीन खिलजी के थे, उनमें से नुसरत खां मारा जाता है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि हमीरदेव चौहान जो है वो इसमें केसरिया करते हैं, और उनकी जो पत्नी है रंग देवी, वो इसमें जौहर करती हैं। और इस केसरिया और जौहर के टर्म को मिलाकर अगर कहा जाए तो साका कहा जाता है। अब होता यह है कि जैसे हमने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी पहुंचता है और किले के घेरा डाल देता है किले पर, ये लिखा हो, किले का घेराव कर लेता है। और किले के घेराव के बाद में बैठा रहता है, ठीक है। और किले पर घेरा डालकर प्रतीक्षा करता है कि ठीक है, कभी तो रसद खत्म होगी, कभी तो पानी खत्म होगा, कभी तो बाहर आएंगे, कभी तो बिल्ली के भाग का छीका टूटेगा। तो ठीक है, प्रतीक्षा करते करते एक बार आदमी का धैर्य टूट जाता है साहब। हमीरदेव को भी लगता है कि यार एक बार बात कर ली जाए। तो हमीरदेव दोनों सेनापतियों को भेजता है, और उसके दोनों सेनापति जो हैं हमीर के, वो जो हैं वो उसके पास जाते हैं, रणमल और रतिपाल, ये लिखे हुए। रणमल और रतिपाल जाते हैं और अलाउद्दीन से बोलते हैं कि हाँ बताओ साहब क्या बात है, कब तक उठाओगे अपने तंबू डेरे यहाँ से। तो क्या तंबू डेरे उठाने की बात नहीं है, आप बताओ आप दोनों कौन। क्या तो हम दोनों सेनापति हैं। क्या तो सारी जिंदगी सेनापति ही बने रहोगे क्या, राजा नहीं बनना क्या। तो क्या बात कर रहे हो आप। क्या तो हाँ, क्या अभी इसको, अभी जो है हम चाहें तो अभी जीत लें और अभी बैठ जाएं। हम लोग तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भाई कोई योग्य व्यक्ति मिले, और योग्य व्यक्ति मिले तो मैं इसको जो है रणथंभौर का दुर्ग जो है रणथंभौर दुर्ग संभला दूँ और मैं जाऊँ अपना काम करूँ। कहा तो ठीक है। तो क्या तुम दोनों में से कौन योग्य है। कहा तो हम दोनों ही योग्य हैं। कहा तो ठीक है, तुम दोनों को राजा बनाऊंगा। कहा तो ठीक है, तुम बस मुझे जो है रणथंभौर दुर्ग में एंट्री दिलवा दो। तो रणथंभौर दुर्ग में जो है ये दोनों जो है गद्दारी कर लेते हैं, ये दोनों बिट्रेट कर देते हैं हमीरदेव चौहान के साथ में। और इस विश्वासघात का फल ये होता है कि रणथंभौर दुर्ग में कुओं में उस टाइम सोर्स यही होता था कि या तो कुआं या तालाब। तो कुएं में जो है गाय का खून मिला दिया जाता है, और अन्न भंडार में गाय की हड्डियों के टुकड़े फेंक दिए जाते हैं। हिंदू धर्म ये कहता है कि जो व्यक्ति गाय का मांस खा जाए, जो व्यक्ति गाय के खून से लगी हुई कोई व्यक्ति चीज खा जाए, क्योंकि वो पवित्र, हमारे धर्म में माँ कहा जाता है गाय को, तो वो बहुत पवित्र है। तो अगर उस तरह कोई खा जाए तो उसका धर्म नष्ट हो जाता है, उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। और हमारे लिए सबसे बड़ी चीज हमारा धर्म है। धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्म ही नहीं बचेगा तो क्या, किसके लिए लड़ेंगे और किसके लिए जिएंगे। धर्म की रक्षार्थ जो है ये चीज की जाती थी। जब रसद सामग्री किसी काम की नहीं रही, जब कुएं का पानी पीने लायक नहीं रहा, तब भी कोई ये हार मानने के लिए तैयार नहीं था कि ठीक है अन्न पानी नहीं है तो कोई नहीं है, लेकिन ये नहीं कि हम लोग जो है अन्न पानी खत्म हो गया इसलिए बाहर जा रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी की सेना में बहुत सारे भारतीय भी हैं, बहुत सारे अब हिंदुस्तानी भी हैं, हिंदू भी हैं, जो अपने ही भाई हैं। अगर इनका खून बहेगा तो
कैसा लगेगा? ये भी एक ये भी एक कारण था जो जो कि इस चीज में हमीरदेव चौहान को रोक रहा था। और फिर एक तीसरा कारण की बात कर ली जाए कि हमीरदेव चौहान जो है, उसकी एक पुत्री थी देवल दे नाम की। और देवल दे की कोई उम्र रही होगी 16-17 साल की। और देवल दे के कारण जो है हमीरदेव चौहान एक असमंजस की स्थिति में पड़ गए थे। तब क्या होता था कि स्त्रियां तो जौहर कर लेती थी, पुरुष केसरिया कर लेते थे, लेकिन जो अविवाहित कन्या है उसे जौहर करने की आजादी नहीं थी, या जौहर करने की परमिशन नहीं थी। अविवाहित कन्या जौहर नहीं कर सकती। तो कि इसे क्या किया जाए? तो कि इसको किले से बाहर भेजा जाए किसी भी तरह, और इसका कहीं अच्छी जगह भेज करके विवाह कर दिया जाए। हमीरदेव चौहान बड़ी असमंजस की स्थिति में रहते हैं कि इसे भेजू तो भेजू कहाँ। जब उस महान राजा की पुत्री को ये बात पता चलती है कि मेरे पिता केवल मेरे कारण युद्ध में जाने से कतरा रहे हैं, मेरे पिता अपने पांव पीछे हटा रहे हैं, तो उसका कारण मैं हूं, तो वो षोडशी कन्या 16 वर्ष की वो किले की प्राचीर पर चढ़ती है। और ताऊ शेखावाटी अपनी कविता में क्या बेहतर लिखते हैं कि वो कन्या किले की प्राचीर पर चढ़कर रणथंभौर किले की तरफ देखती है और हाथ जोड़कर कहती है कि नमन तनय रत रण रणत भंवर, नमन तनय गढ़ रणत भंवर है, नमन तनय गढ़ रणत भंवर है, नमन तनय त्रिनेत्र धाम, हमीर हटरी बेटी रो, मातृभूमि ने अंतिम प्रणाम। और ये कहते हुए पद्म तालाब में छलांग लगा दी थी। इतिहास में उसे ही जल जोहर कह दिया जाता है। जोहर का मतलब ही सब आग होता है, आग की ज्वालाएं होती हैं। लेकिन इतिहास में जो है कह दिया सो कह दिया साहब, जो चीजें मैनिपुलेट हो गई वो हो गई, बस उसी को जल जोहर कह दिया जाता है। तो जब देवल दे तालाब में कूदकर जान दे देती है, तब हमीर के पास से ये प्रश्न खत्म हो जाता है कि अब कुछ नहीं बचा जीवन। और उसके बाद में जौहर होता है। जौहर में जौहर के बाद में जो है राजपूत केसरिया करते थे, केसरिया साफा पहनते थे, और उसके बाद में किले के दरवाजे खोल दिए जाते थे, और एक एक राजपूत योद्धा मन में केवल यही विचार रखता था कि अब मेरा परिवार तो खत्म हो चुका है, मेरे परिवार में तो कोई नहीं है, मेरा जीवन का एक ही उद्देश्य है, 5-7 को तो लेके मरूंगा, ज्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम नहीं होने चाहिए, 5-10 तो लेके ही मरूंगा। हम उदाहरण पढ़ते हैं कि कैसे 40,000 कुछ एक है, 4 लाख की सेना से भिड़ जाते हैं। हम लियोनाइडस के बारे में जानते हैं कि कैसे 200 योद्धा, कैसे 100 योद्धा जो हैं हजारों हजारों लाखों की सेना से भिड़ जाते हैं। वो राजस्थान में शुरू से था, मरने मारने से डरते नहीं थे, आज भी है। तो आज हम बात उसी बारे में बात कर रहे थे कि अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण और हमीर देव का केसरिया, हमीर देव जो है सब कुछ केवल और केवल अपनी हट की वजह से। और उसके बाद में राजस्थान का 1301 में पहला साका,
उलुग खां रणथंभौर का प्रशासक बना दिया जाता है और रणमल और रतिपाल की हत्या कर दी जाती है, ये कहकर कि जो अपने स्वामी के नहीं हुए, अपने राजा के नहीं हुए, हमारे क्या होंगे, वो लोग हमारे वफादार कैसे हो सकते हैं। उसी बात, और फिर उसके बाद में इनके साथ में एक राइटर आया था, एक लेखक आया था, वो ये लिखता है, उसका नाम अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ये लिखता है कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, कि आज काफिरों का जो गढ़ था वो आज इस्लाम का घर बन गया। आज हमने अंतिम रूप से कुफरों को निकाल दिया है और इस्लाम का घर बना दिया है रणथंभौर को। हमीर के बारे में भी लोकोक्तियां कही जाती हैं, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। इस तरह अगर पूरी की बात करें तो सिंह सवन सतपुरुष गमन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। शेर जिस रास्ते से एक बार निकल जाता है, सिंह सवन सतपुरुष वचन, कोई सत्य पुरुष है, कोई अप्रतापी पुरुष है, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, कमल का फूल केवल एक बार खिलता है। तिरिया तेल, एक बार तेल चढ़ाए जाते हैं किसी भी कन्या को, विवाह में केवल एक बार तेल चढ़ाया जाता है। तिरिया तेल हमीर हट, हमीर की हट भी वैसी, एक बार हो गई तो हो गई, पीछे नहीं हटना। हमीर हट चढ़े ना दूसरी बार, दूसरी बार कोई भी विकल्प नहीं, केवल एक विकल्प, जो कह दिया सो कह दिया, जो कमिटमेंट कर दी कर दी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगली क्लास में हम रणथंभौर के अलावा जो अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध अभियान थे, चाहे वो सिवाना जालोर हो, चाहे चित्तौड़गढ़ हो, जब हम चित्तौड़गढ़ या मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तब हम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियानों के बारे में जानेंगे, और जब हम जालोर का इतिहास पढ़ेंगे तब हम अलाउद्दीन खिलजी के सिवाना और जालोर के युद्ध अभियानों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।